हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हर एक लाइन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस चैप्टर का समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं, इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को 1.25x पर या फिर 1.5x पर देख सकते हैं, यानी कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, सेटिंग मिल जाएगा, वहीं से आप फास्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप साथ चलें, नॉर्मल स्पीड पर भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको और आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, हम यहां पर चैप्टर पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर मेनली आपका डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करेगा, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरीके से बनती है, कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस रूप में हो सकती है, उसका डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मेनली हमें क्या करना है, डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करना है। और डाइवर्सिटी की वजह से जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल इनइक्वालिटी वगैरह होती है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है कि भाई एक समाज में अलग अलग ग्रुप के अलग अलग तरीके के लोग जब रहते हैं तो उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। कि भाई हमारे समाज में क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता हिंदी में इसके लिए शब्द होता है। जैसे कि अगर आप इंडिया में देखें तो क्या इंडिया में डाइवर्सिटी है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप इंडिया छोड़िए, कोई एक स्टेट ले लीजिए, मान लीजिए कि आप यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में डाइवर्सिटी है? जी हाँ है। कैसे है? तो भाई यहाँ पर अलग अलग रिलीजन मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बहुत तरीके के लोग रहते हैं। इसके अलावा कास्ट के आधार पर भी खुद को आइडेंटिफाई अलग अलग रूप में करने वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग खुद को राजपूत मानते हैं, कुछ लोग खुद को ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग खुद को दलित मानते हैं, कुछ लोग खुद को यादव मानते हैं, कुछ लोग खुद को मुस्लिम मानते हैं। उसी तरीके से आप अगर देखें तो यूपी में भी भाषा, यानी कि जो इलाका है उसके आधार पर भी कल्चर अलग है, यानी पश्चिमी यूपी का कल्चर अलग है, पूर्वी यूपी का कल्चर अलग है, मतलब हर एक इलाके का अलग है। तो यही जो चीज है ना कि भाई धर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ एक ही जगह पर एक ही समाज में रह रहे हैं, यही हमारा कहलाता है डाइवर्सिटी। और हमारे इंडिया में भी आपको पता है कि डाइवर्सिटी है, अलग अलग इलाके में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, अलग अलग धर्म माना जाता है, अलग अलग कल्चर है, बहुत तरीके से डाइवर्सिटी है। तो यहां पर ये जो ओवरव्यू है चैप्टर का, इसको आप जरूर से पढ़ लिया कीजिए। किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको मेनली पता चल जाता है कि यहां पर इस चैप्टर में हमें फोकस क्या करना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मेनली हम बात करने वाले हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में, सोशल डिवीजन के बारे में और सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, और डेमोक्रेसी इनको कैसे डील करता है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि सोशल डिफरेंसेस डाइवर्सिटी क्या क्या रूप वगैरह ले सकती है। अब देखिए, सोशल डिफरेंसेस या फिर सोशल डाइवर्सिटी आपको पढ़ाने से पहले एक आपको छोटी सी कहानी या फिर छोटा सा इवेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये इवेंट है आपका मेक्सिको ओलंपिक्स का। मेक्सिको ओलंपिक में कुछ हुआ था, क्या हुआ था वो हम देखते हैं। देखिए 1968 जो साल था, इस साल जो ओलंपिक हुआ था वो आपका मेक्सिको में हुआ था। मेक्सिको देश है और वहां की राजधानी है मेक्सिको सिटी। तो यहां पर जो ओलंपिक हो रहा था, ओलंपिक में आपको पता है कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, वहां पर स्विमिंग भी होता है, जंपिंग भी होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, बहुत तरीके के इवेंट होते हैं, रनिंग वगैरह सब चीज होता है। तो वहां पर एक इवेंट हो रहा था और वो इवेंट था 200 मीटर रेस, यानी कि 200 मीटर का रेस हो रहा था। 200 मीटर आपको पता है कि रेस होता है, उसमें जो पहले आया वो आपका गोल्ड मेडल जीतेगा, इस तरीके से रेस होता है। तो ये जो रेस हुआ था, इस रेस में जो 3 विनर थे उनके तस्वीर आप यहां पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनमें से जो 2 लोग हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर मैं इस इमेज को जरा सा जूम करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 2 लोग हैं वो क्या किए हुए हैं, अपने हाथ को ऊपर किए हुए हैं और इन्होंने अपने मुट्ठी को बंद किया हुआ है और हाथ में इन्होंने काला दस्ताना पहना हुआ है। ये तो आप देख पा रहे हैं। तो आखिर ये लोग हैं कौन?
तो ये जो दो लोग हैं जिनको कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने मुट्ठी को बंद करके हाथ ऊपर रख के खुद को खड़ा किया हुआ है जहां पर मेडल लिया जाता है, मेडल लेते समय, तो ये दोनों व्यक्ति हैं आपके अमेरिका के खिलाड़ी हैं, मतलब थे, शायद अब नहीं रहे ये, ठीक है। तो ये जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने हाथों को, मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लिया और इस क्लेंच करके इसको हाथ को ऊपर कर दिया और सर को ऐसे झुका दिया। और इसके साथ ही इसी समय पर देखिए, ओलंपिक में क्या होता है कि जब भी आप मेडल जीतेगा, अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आपका नेशनल एंथम बजाया जाता है। तो जब नेशनल एंथम बजने लगा तब इन्होंने ऐसा किया, हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके सर को झुका दिया और ऐसे ही वो खड़े हो गए। और ये दोनों जो व्यक्ति थे, ये थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये थे अफ्रीकन अमेरिकन। अब ये भाई अफ्रीकन अमेरिकन थे, इसका मतलब क्या है? देखिए, अमेरिका में आप जब जाइएगा तो अमेरिका के भाई जो निवासी हैं वो कहलाते हैं अमेरिकन, लेकिन अमेरिका में जो कम्युनिटी है जो एक तरीके से अफ्रीकन लोगों की है, यानी कि जिनको अगर हम सिंपली शब्द में कहें तो जो काले लोग हैं, अब काले यहां पर गुस्साइए मत, मैं आसान भाषा में बात करने के लिए कह रहा हूं। वैसे यहां पर इस चैप्टर में जो भी मैं कहूंगा वो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पर मैं किसी भी धर्म को या फिर जाति को या किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बस मैं समझाने के लिए आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके लिए किसी भी बात पर गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अमेरिका में जो श्वेत लोग हैं, श्वेत वर्ड होता है, जो काले मतलब डार्क स्किन कलर वाले जो लोग हैं, उनको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। क्यों भाई अफ्रीकन अमेरिकन क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि इन लोगों को अफ्रीका से लाया गया था गुलाम बनाकर अमेरिका में काम करवाने के लिए। तो भाई ये मूल निवासी कहां के हैं? अफ्रीका के हैं, रहते अभी कहां पर हैं? अमेरिका में हैं। तो ये खुद को कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, या फिर सिंपली भाषा में ब्लैक कम्युनिटी खुद को ये कहते हैं। यानी कि ये अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहां पर जिनको लाया गया था गुलाम के रूप में, जिनके बाप दादा परदादा को अमेरिका में गुलाम के रूप में लाया गया था, और वहां पर अपने सोसाइटी के सिचुएशन को बताने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और यहां पर ये जब अपना मेडल ले रहे थे तो ऊपर हमने देखा कि मुट्ठी बंद था, मुट्ठी में इन्होंने ग्लव्स पहने थे, काले ग्लव्स, सर झुका लिया था, और साथ में इन्होंने मेडल लेते समय कोई भी जूता नहीं पहना था और सिर्फ इन्होंने काले मोजे पहने हुए थे। और ये क्यों पहने थे? इन्होंने ऐसा किया था ताकि ये ब्लैक पॉवर्टी को दिखा सकें, यानी जो ब्लैक कम्युनिटी है, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की कम्युनिटी है, उनकी आर्थिक स्थिति को दिखा सके कि भाई ये लोग काफी गरीब हैं, इनकी स्थिति बहुत खराब है, पैसे इनके पास नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन को दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया था। इसके अलावा और भी इन्होंने क्या किया था कि जो ब्लैक ग्लव इन्होंने पहना था और जो क्लेंच फिस्ट इन्होंने हाथ ऊपर इस तरीके से किया था, यह ब्लैक पावर को दिखाता था। यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है अमेरिका में, उनके पावर को शो करने के लिए इन्होंने हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर किया था, वो उनके पावर को दिखाता था। और इसके साथ ही इनके साथ जो सिल्वर मेडलिस्ट थे, जो कि ये व्यक्ति हैं साइड में यहां पर, ये तो भाई अमेरिका के थे नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन थे नहीं, ये थे ऑस्ट्रेलिया के, और इनका नाम था पीटर नॉर्मन। इन्होंने क्या किया? इनके मदद में, इनके सपोर्ट में ह्यूमन राइट्स का एक बैज लगा लिया अपने टी शर्ट पर, जो कि दोनों अमेरिकन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब बात है कि सारा कहानी आप समझ गए, तो भाई यहां पर ऐसा किया क्यों गया था? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन लिया जा सके कि हाँ भैया, अमेरिका में जो लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, जो काले लोग हैं, ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, और बहुत तरीके के प्रॉब्लम है। तो इन सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर आपको जो उनकी सिचुएशन है उसके तरफ पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। एक सवाल आपसे एनसीईआरटी भी पूछता है कि डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम? क्या उनको अपने देश के अंदर की जो प्रॉब्लम है उसको पूरे वर्ल्ड के सामने इस तरीके से रखना चाहिए था?
क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो किया वो पॉलिटिकल इवेंट था? क्या आपको लगता है कि पीटर नॉर्मन, जो कि ना तो ब्लैक थे ना ही अमेरिकन थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा क्यों लिया? अगर आप नॉर्मन की जगह पर होते तो आप क्या करते? ये आपके सोचने के लिए है, ताकि आप इन मुद्दों के ऊपर सोच सके, विचार सके और अपने आप को तैयार कर सके सोसाइटी के इस तरीके के विचारों को लेकर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको साइड में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए में था, उसके बारे में। अफ्रीकन अमेरिकन मूव क्या होता है ये आप जान सकते हैं। ब्लैक पावर क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहां पर बताई गई हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक लाइन मेरे से छूट गया शुरू में, वो था कि ये जो पिक्चर है ना, ये सिविल राइट्स मूवमेंट जो हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब ये सिविल राइट्स मूवमेंट क्या कहता है भाई, क्या था अमेरिका में, तो उसको जरा सा देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका में एक सिस्टम था आज के बहुत पहले, मतलब कि आज 1965-66 तक था, कि वहां पर जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, उनके साथ सरकार के परमिशन से भेदभाव होता था। मतलब कि एक वाइट व्यक्ति अगर कहीं पर है तो ब्लैक व्यक्ति उसके बगल में नहीं बैठेगा। ब्लैक व्यक्ति पहले से अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो वाइट व्यक्ति अगर वहां आता है तो ब्लैक व्यक्ति खड़ा होकर सीट अपना छोड़ देगा। जो वाइट व्यक्ति होंगे उनके घर के इलाके में ब्लैक व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस तरीके के बहुत भेदभाव होते थे ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के साथ। तो यहां पर उससे रिलेटेड ये पूरा इवेंट था, ये पूरा मूवमेंट था, ताकि इस तरीके के भेदभाव को खत्म किया जा सके। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ। ये तो हम समझ गए कि उन्होंने कुछ किया ताकि पूरे वर्ल्ड का अटेंशन प्राप्त किया जा सके अपने प्रॉब्लम के ऊपर। यहां पर क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था, जो कि ओलंपिक करवाती है, उसने माना कि भाई जो कार्लोस और स्मिथ ने किया वो एक तरीके से ओलंपिक स्पिरिट का एक तरीके से उल्लंघन है, यानी खेल भावना का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा को एक खेल इवेंट में ले आया, जिससे क्या हुआ, एक इवेंट जहां पर हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं वहां पर पॉलिटिक्स की बात होने लगी। तो ये जो चीज था ना, इसकी वजह से क्या किया गया, इनके जो मेडल्स थे वो छीन लिए गए, मेडल्स वापस ले लिए गए, मेडल को खत्म कर दिया गया। और इसके साथ ही जो तीसरे व्यक्ति थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन थे, इनको भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इनका मेडल तो नहीं छीना गया, लेकिन जब अगली बार ऑस्ट्रेलियन टीम का चुनाव हुआ अगली ओलंपिक के लिए, तब इनको उस ओलंपिक टीम से बाहर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल हुए? जी हां, बिल्कुल सक्सेसफुल हुए। जो ये करना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड का अटेंशन प्राप्त करना सिविल राइट्स मूवमेंट पर, जो ब्लैक कम्युनिटी है उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसमें ये काफी सक्सेसफुल हुए। और बाद में सैन होजे जो आपका कॉलेज था जहां से ये पढ़े थे, वहां पर इनकी मूर्तियां लगाकर इनको सम्मान भी दिया गया। और आगे चलकर जब 2006 में पीटर नॉर्मन की मौत हुई, तब स्मिथ और कार्लोस भी वहां पर मौजूद थे उनके अर्थी को कंधा देने के लिए। ठीक है, अब यहां पर एक टॉपिक आपको एक्स्ट्रा बताया गया है, लेटेस्ट डिबेट, यानी कि जो अमेरिका में हुआ उसी जैसा हमारे देश में भी कुछ प्रॉब्लम है, हमारे देश में भी डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं, आप इसको जरूर से पढ़िएगा। चाहे तो आप किताब खोलकर पढ़ लें या फिर इसको आप पॉज करके यहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, यह है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स। यानी कि ये तीन जो टॉपिक है ना, इनको हम आपस में रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है, मतलब कुछ बैकग्राउंड पहले तैयार किया जा रहा है, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझाया जा रहा है। द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल एबव वेयर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटीज, बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रेशियल डिवीजन? यहां पर सवाल है कि भाई ऊपर जो हमने कहानी पढ़ी, उस कहानी में हमने देखा कि जो लोग थे, जो खिलाड़ी थे, जो कि एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सोशल डिवीजन और सोशल इनइक्वालिटी का विरोध करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्या यह प्रॉब्लम सिर्फ आपका ऐसे देश में होता है जहां पर रेशियल डिवीजन हो? तो सवाल आता है कि भाई रेशियल डिवीजन क्या होता है।
रेशियल डिवीजन कहने का मतलब है कि भाई जो आपका इंसानों की प्रजाति है उसमें भी कई अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंडिया के लोग जो होते हैं उनका लुक जो होता है वो एक इंडियन जैसा होता है, तो वो इंडियन रेस हो गया। लेकिन अगर चाइना के व्यक्ति को अगर आप देखिएगा तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, लुक होगा, वो बिल्कुल अलग होगा, हमसे बहुत अलग दिखते हैं वो। इसी तरीके से आप अगर चले जाएं जापान में तो उनका लुक डिफरेंट हो जाएगा, आप अगर चले जाएं अफ्रीका में तो उनका लुक डिफरेंट हो जाएगा, फिजिकल लुक, या फिर यूरोप में जाएं तो डिफरेंट होगा, रसिया में जाएं तो डिफरेंट होगा। हर इलाके के लोगों का जो फिजिकल लुक है वो डिफरेंट होता है और उसी के आधार पर अलग अलग रेस होते हैं। तो हम क्या हैं, हम इंडियन रेस हैं क्योंकि हमारा लुक जो है वो इंडियन जैसा है। ठीक है, तो क्या ऐसा जो डिवीजन है, सोशल डिवीजन, सोशल इनइक्वालिटी, सिर्फ ऐसे देश में होता है जहां पर रेशियल डिवीजन हो, जहां पर अलग अलग रेस के लोग रहते हो? यूएसए में किस रेस के लोग रहते हैं? पहले तो वाइट रहते हैं जो कि यूरोप के हैं, और दूसरे कौन रहते हैं? ब्लैक रहते हैं। मेनली ये रहते हैं, दूसरे कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, लेकिन बड़े संख्या में आपको यही दो कम्युनिटी मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आगे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा वहीं पर होता है? जी नहीं, हर जगह होता है। जहां पर एक रेस के लोग भी रहते हैं ना, वहां पर भी डिवीजन होता है। और यहां पर हमने देखा, पिछले 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, वहां पर तो हमने डिवीजन की बात की है। वहां पर हमने देखा कि जो डिवीजन्स हैं वो दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं, दूसरे तरीके के सोशल डिवीजन भी हो सकते हैं। जैसे हमने बेल्जियम का देखा, श्रीलंका का देखा, दोनों जगहों पर हमने क्या देखा कि रीजनल और सोशल डिवीजन, दोनों प्रकार के डिवीजन हमको मिले। जैसे बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में लोग जो थे उनकी कम्युनिटी किस आधार पर थी? पहला तो लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग इलाके में रहते थे। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या हो गया, बेसिस हो गया सोशल डिफरेंस का, सोशल डिवीजन का। ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका में हमने देखा कि वहां पर आपका रिलीजियस डिफरेंसेस हमको देखने को मिले, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस देखने को मिले, यानी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब यह है कि भाई आप दुनिया के किसी भी सोसाइटी में रहते हो, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, डिवीजन या फिर सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हर देश में सोशल डिवीजन, सोशल डिफरेंस अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे इंडिया में आपको पता है कि जो सोशल डिवीजन या फिर डिफरेंस होता है यह मेनली आपको कास्ट के आधार पर मिल जाएगा, यानी जातिवाद इंडिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन यूएसए में जातिवाद तो है नहीं, वहां पर क्या है, वहां पर रेशियल डिवीजन है। रेशियल डिवीजन यानी कि क्या है, यानी कि आपके ब्लैक व्हाइट अलग अलग रेस के आधार पर वहां झगड़ा चलता है। दूसरे देश में जाइएगा, हमने क्या देखा, श्रीलंका का देखा। तो श्रीलंका में क्या था, लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन था। सिंहली भाषा और क्या था, तमिल भाषा पर लड़ाई था। साथ में रिलीजन के आधार पर भी था और रीजन के आधार पर भी था। तो कई तरीके से सोशल डिवीजन, डिफरेंसेस हो सकते हैं सोसाइटी में, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आपका टॉपिक आ जाता है ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी कि जो सोशल डिफरेंसेस है, यानी जो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, ये किस आधार पर होते हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है, ये हम समझने वाले हैं। तो यहां पर सिंपल आंसर और सबसे आसान आंसर क्या है, वो है बर्थ। यानी कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डिवीजन होता है, उसका सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा बेसिस क्या है, बर्थ है। बर्थ के आधार पर हमारा समाज तय होता है, हमारी कम्युनिटी तय होती है, हमारी भाषा तय होती है, हमारा धर्म तय होता है, हमारा इलाका तय होता है। सब चीज क्या होता है, बर्थ के आधार पर। यानी कि आप जिस भी कम्युनिटी के हो, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी इलाके में रहते हो, जो भी भाषा बोलते हो, वो आपने चूज किया था क्या? जी नहीं, आप उसके साथ पैदा हुए थे। आप किस समाज में हैं, उस समाज में आप पैदा हुए थे, इसलिए आपका वो समाज है। जैसे कुछ लोग क्या हैं, हिंदू हैं, तो वो हिंदू क्यों हैं, क्योंकि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए। कुछ लोग क्या हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिम क्यों है भाई, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। कुछ लोग खुद को क्या मानेंगे, राजपूत मानेंगे, ब्राह्मण मानेंगे, या फिर दलित मानेंगे, यादव मानेंगे, कहार मानेंगे, भूमिहार मानेंगे, कुछ भी मानेंगे। तो वो क्यों है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी में पैदा हुए थे, इसलिए वो खुद के साथ वो आइडेंटिटी अपनी रखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है,
यहां पर ज्यादातर जो हमारे सोशल डिफरेंसेस हम अपने आसपास देखते हैं वो हमें किस आधार पर दिखते हैं, वो हमारे बर्थ के आधार पर, यानी कि बर्थ के साथ ही हमें वो सोशल डिफरेंसेस मिल गए। यहां पर अगर आप अपने आसपास देखें तो अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाएंगे जो कि खुद को अलग मानते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग हो सकता है, लुक अलग हो सकता है। बर्थ के आधार पर सिर्फ आपकी कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, यहां पर डिफरेंसेस की बर्थ के आधार पर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका जो लंबाई है, टॉल या फिर शॉर्ट, आपका कलर आ जाता है स्किन का, या फिर फिजिकल एबिलिटीज डिसेबिलिटीज आ जाते हैं, आपके अपीयरेंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हर चीज के आधार पर आपका सोशल डिफरेंस एक तरीके का बन जाता है और उस आधार पर सोशल डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। यानी कि दुनिया में सारे डिफरेंसेस हमारे जन्म के आधार पर नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंसेस हमारे चॉइस के आधार पर भी होते हैं। कैसे? तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो परिवार में, नॉर्मल परिवार में पैदा हुए, जैसे कुछ लोग एक धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, तो वो बोले कि नहीं मैं धर्म नहीं मानूंगा, मैं धर्म मानता ही नहीं, तो वो क्या बन गए, वो एथीस्ट बन गए, भगवान में मानते ही नहीं है। तो वो अब खुद को हिंदू तो नहीं कहेंगे या फिर मुस्लिम तो नहीं कहेंगे, कोई धर्म बोलेंगे मैं धर्म मानता ही नहीं हूं, तो वो तो हिंदू कम्युनिटी से अलग अलग हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी से अलग हो गया, तो उसका जो सोशल कम्युनिटी है, सोशल डिफरेंस वो अलग हो गया। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो कि अपना धर्म बदल लेते हैं, हिंदू में पैदा हुए थे जाकर मुस्लिम बन गए, मुस्लिम में पैदा हुए थे जाकर हिंदू बन गए, या फिर क्रिश्चियन बन गए, कोई और धर्म अपना लिया। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बेस जन्म वाला धर्म था, जन्म वाला कम्युनिटी था, उस कम्युनिटी को छोड़ दिया और नए कम्युनिटी को अपना लिया। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका कम्युनिटी एक तरीके से आपके लाइफ के चॉइसेस पर भी तय करता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने कौन सा पढ़ाई पढ़ा, आपने क्या जॉब किया, आप किस इलाके में रहते हैं। जैसे आप यहां से उठकर आज चले जाएं अमेरिका में, तो क्या आज के 20 साल बाद आप खुद को इंडियन कहेंगे? जी नहीं, आप अमेरिकन हो जाएंगे, आप एक तरीके से अमेरिका के निवासी हो जाएंगे, तो आपका कम्युनिटी बदल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन की बात करें तो कुछ लोग क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। अब डॉक्टर को देखिएगा तो डॉक्टर के फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिलीज आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ लोग जाकर आईएएस बन जाएंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी करने लगेंगे। तो आपके जॉब प्रोफेशन के आधार पर भी आपका एक नया समाज बनता है, जिसके आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे डॉक्टर का परिवार होगा, उसकी अगर बेटी का शादी करना है तो वो क्या बोलेगा, मैं तो जाकर डॉक्टर से ही शादी करूंगा, मैं इंजीनियर लोग को भाव नहीं देता। यह भी एक प्रकार का क्या है, सोशल डिवीजन है, सोशल डिफरेंस है ऑक्यूपेशन के आधार पर। समझ गए? तो यहां पर आगे अब बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर हम समझ गए कि भाई जो आपके चॉइसेस होते हैं उसके आधार पर भी आपका एक अलग कम्युनिटी तैयार होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे लिखी गई है। क्या लिखा गया है? एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हर एक सोशल डिफरेंस की वजह से सोशल डिवीजन नहीं होता है। अब यहां पर दोनों वर्ड को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सोशल डिफरेंस क्या होता है और सोशल डिवीजन क्या होता है। सोशल डिफरेंस का सिंपल मतलब है कि भाई आपके अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जैसे आपके सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई सोशल डिफरेंस है, हमारे सोसाइटी में सोशल डिफरेंस है, हम कुछ दूसरा मानते हैं, वो लोग दूसरे तरीके से जीते हैं, वो लोग दूसरे तरीके से जीते हैं, ये एक सोशल डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं उसी डिफरेंस के आधार पर दूसरे आदमी को हेट करने लगूं, उसको लगे ये तो बेकार आदमी है, इसके घर मत जाना, इसके घर नहीं जाना चाहिए, उसके घर नहीं जाना चाहिए, उससे बात मत करना, तो ये एक तरीके का डिवीजन है, सोशल डिवीजन, जहां पर कम्युनिटी के अलग अलग जो कम्युनिटी है एक समाज के, वो एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराव जैसा भाव आ जाता है। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। यानी जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक जैसे लोगों को कई
ग्रुप्स में बांट देते हैं, या फिर हो सकता है कि अलग अलग ग्रुप के लोगों को एक जगह पर ले आए। अब सोशल डिफरेंस का इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा समझिए। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर हमारे देश में मोस्टली आपको रिलीजन की बात करें तो आपको रिलीजन में हिंदू धर्म मिल जाएगा और साथ में मुस्लिम धर्म मिल जाएगा। तो दोनों कम्युनिटी में मानने वाले लोग हैं। हो सकता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को हेट करें, बोले कि ये मुस्लिम बहुत बेकार है, मुस्लिम बोलेगा यार हिंदू बहुत बेकार है, एक दूसरे चलो मारो उसको, मारो मारो, हो सकता है। लेकिन यहां पर एक और डिफरेंस आ जाता है बीच में कि भाई हिंदू में कुछ लोग क्या हैं, रिच हैं, अमीर हैं, और कुछ लोग क्या हैं, पुअर हैं। और मुस्लिम में भी कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग क्या हैं, पुअर हैं। अब बताइए कि यहां पर जो हिंदू कम्युनिटी का रिच पर्सन है वो किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट फील करेगा, किसके साथ उठना बैठना दोस्ती रखना पसंद करेगा, हिंदू के पुअर के साथ या फिर मुस्लिम के रिच के साथ? या फिर जो मुस्लिम में पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, वो किसके साथ दोस्ती रखना पसंद करेगा, रिश्तेदारी बनाना पसंद करेगा, या फिर जान पहचान घूमना फिरना पसंद करेगा, एक अमीर मुस्लिम के साथ या फिर एक गरीब हिंदू के साथ? तो ये भी एक प्रकार का है कि भाई ये भी तो एक प्रकार का सोशल डिवीजन हुआ। रिलीजन के आधार पर सोशल डिवीजन है, सोशल डिफरेंस है, लेकिन आपका इकोनॉमी के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भी सोशल डिफरेंस है। तो यहां पर जो सोशल डिफरेंस है वो कई बार अलग अलग कम्युनिटी को, लोगों को एक साथ दोस्त भी बना देता है। यहां पर दोनों कम्युनिटी जो हैं उनके पुअर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जान पहचान दोस्ती रखना पसंद करेंगे। दोनों कम्युनिटी के जो अमीर लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जान पहचान दोस्ती रखना पसंद करेंगे। ये होता है आपका एक सोशल डिफरेंस जो है वो दूसरे सोशल डिफरेंस को काट देता है, या फिर दो ग्रुप के अलग अलग कम्युनिटी लोगों को एक साथ ला देता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप। यहां पर वही चीज कहा जा रहा है, वही चीज जो मैंने एग्जांपल कहा कि भाई देखो अलग अलग सोशल ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन उनमें कई सिमिलरिटीज भी होते हैं जो कि आपके ग्रुप के बाउंड्रीज को कट कर देते हैं। जैसे यहां पर एक सिंपल ग्रुप बन गया हिंदुओं का, एक ग्रुप बन गया मुस्लिम का, एक अलग क्रिश्चियन का बन गया, एक अलग सिख का बन गया, जैन का बन गया, सबका बन गया। लेकिन वहां पर दूसरा आ गया सोशल डिफरेंस अमीरी गरीबी का। तो यहां पर जो रिच लोग होंगे वो एक ग्रुप बनाएंगे, वो लोग रिलीजन फिर नहीं देखेंगे। गरीब लोग जब घूमने जाएंगे तो वो लोग अपना रिलीजन नहीं देखेंगे, वो अपना एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे। इसी तरीके से आप अगर देख लें दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका होता है इलाका। इंडिया में जैसे स्टेट की बात कर लें या फिर आपका लैंग्वेज की बात कर लें, लैंग्वेज या फिर स्टेट की बात कर लें। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई आपका हिंदू है या फिर मुस्लिम है, ये हिंदू है आपका तमिलनाडु का और मुस्लिम भी आ जाता है तमिलनाडु का, और यहां पर हिंदू एक आ जाता है आपका बिहार का और मुस्लिम भी आ जाता है बिहार का। तो यहां पर अब बताइए कि ये हिंदू जो आदमी है तमिलनाडु का, ये किसके साथ अच्छी तरीके से दोस्ती रखने पाएगा या फिर बातचीत करने पाएगा या फिर एक ग्रुप बनाने पाएगा? एक बिहारी हिंदू के साथ नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करने पाएगा, दोनों का लैंग्वेज ही अलग है। यहां पर मुस्लिम तमिल के साथ यस, बिकॉज वो तमिल है, आसानी से बात कर सकता है, साथ में घूम सकता है, दोस्ती रख सकता है, सब चीज कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक आपका सोशल डिफरेंस ने दूसरे सोशल डिफरेंस को काट दिया और वहां पर एक ग्रुप के बाहर लोगों को एक साथ जान पहचान दोस्ती बढ़ाने में आपको एक तरीके से मदद की। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है It is fairly common for people belonging to same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or their sect is very different। जैसे अगर आप बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन आप देख सकते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म है उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे कास्ट हैं। जैसे कुछ लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग खुद को राजपूत कहते हैं, कुछ लोग खुद को भूमियार कहते हैं, कुछ लोग खुद को कहार कहते हैं, कुछ लोग खुद को और भी दूसरे दलित कहते हैं या फिर यादव कहते हैं। बहुत कम्युनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद को हिंदू तो मानते हैं,
लेकिन वो एक कम्युनिटी नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद की आइडेंटिटी अलग रखते हैं। बोलते हैं हम यादव हैं, यादव लोग यादव के साथ रहेगा, हाँ राजपूत हैं, राजपूत लोग राजपूत के साथ रहेगा, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण के साथ रहेगा, दलित हैं, हमको दलितों का ग्रुप बनाना है, हम दलितों के साथ रहेंगे, हम सब के साथ नहीं बैठेंगे, सबके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, उन लोग हम पे अत्याचार करता है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन एक कम्युनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग खुद को अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से आप देखें तो इसी तरीके से मुस्लिम में अगर आप देखें तो मुस्लिम में आपको पता होगा कि भाई शिया, सुन्नी, इस तरीके से, या फिर वहाबी, या फिर और भी अहमदिया, बहुत तरीके की कम्युनिटी है। तो यहां पर जो लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को ही मान रहे हैं लेकिन वो एक कम्युनिटी के रूप में नहीं है। वो लोग बोलेंगे सिया हैं, हम सुन्नी के साथ नहीं दोस्ती रखेंगे, एकदम दुश्मनी रखना है इस तरीके से। और सुन्नी बोलेगा नहीं नहीं, हम सिया के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, दुश्मनी रखना है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी होती हैं कि एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन एक कम्युनिटी बनाकर नहीं रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपनी आइडेंटिटी वो अलग रूप में रखते हैं। उनके लिए आइडेंटिटी, उनका कास्ट का आइडेंटिटी, सेक्ट का आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके रिलीजन का आइडेंटिटी से। आपने हिंदू में भी ऐसा ही होता है, मतलब हर रिलीजन में, हर धर्म में ऐसा होता है कि आपको एक धर्म में कई सारे सेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आगे वही चीज़ है कि भाई कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो आपको सेम कास्ट के हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपको जो आप गुर्जर की बात करें या जाट की बात करें तो वो आपको कुछ लोग यूपी में हैं जो कि मुस्लिम जाट भी होते हैं, मुस्लिम गुर्जर भी होते हैं, हिंदू जाट भी होते हैं, हिंदू गुर्जर भी होते हैं, उनका कास्ट सेम है लेकिन रिलीजन अलग है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक परिवार के लोग ही, अगर एक व्यक्ति अमीर हो गया दूसरा गरीब है तो उनके बीच में दोस्ती रखना, रिश्तेदारी रखना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। आपके आसपास भी ऐसा होगा कि आपके कोई अंकल या फिर मामा या कोई रिलेटिव होंगे जो कि बहुत अमीर होंगे, उनके घर से आपके घर का उतना आना जाना नहीं होगा। लेकिन वहीं जो आपके बराबर का इनकम वाला रिलेटिव हैं उनके घर से दोस्ती यारी बहुत चलता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग सोचते हैं, दोनों का लिविंग स्टाइल अलग है। इसलिए जो अमीर गरीब जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, वो एक दूसरे के साथ उठना बैठना, दोस्ती रखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ उतना रिश्तेदारी नहीं रखते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का सोशल डिफरेंस की वजह से ही है। यहां पर कम्युनिटी, आपका फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आपका अमीर गरीब होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर सिंपली क्या मतलब हुआ सारा बातचीत का मतलब हुआ कि हम सभी के एक से ज्यादा आइडेंटिटी होते हैं और हम एक से ज्यादा सोशल ग्रुप का भी हिस्सा हो सकते हैं और हमारा आइडेंटिटी अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं अगर बात करूं खुद की, तो मैं रिलीजन की बात आएगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं हिंदू बन जाऊंगा या फिर मुस्लिम बन जाऊंगा, जो भी आपका रिलीजन है। अगर मैं खुद की बात करूं तो रिलीजन के टाइम में मैं हिंदू बन जाऊंगा। अगर नेशनलिटी की बात की जाएगी तो मैं बोल दूंगा यार मैं इंडियन हूं। अगर लैंग्वेज का बारी आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई मैं हिंदी बोलता हूं। या फिर कास्ट की बारी आ जाएगी तो मैं अपना कास्ट का नाम ले लूंगा। मतलब मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक समय में कई सारे आइडेंटिटी हैं। मैं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंडियन हूं, मैं हिंदू हूं, या फिर कोई और आइडेंटिटी, अलग अलग रूप में अलग अलग आइडेंटिटी। शहर के नाम पर भी आइडेंटिटी बन जाता है कि यार मैं तो मुंबईकर हूं, मैं तो दिल्ली वाला हूं, मैं तो लखनऊ वाला हूं। बहुत तरीके से आपकी आइडेंटिटी बन सकती है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग आइडेंटिटी आपका सामने आता है या फिर यूज में आता है या फिर एक तरीके से दिखता है। अब यहां पर आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, ये टॉपिक है हमारा। अब इसमें देखते हैं कि क्या पढ़ना है। यहां पर पढ़ना है कि भाई सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस लो ओवरलैप्स विथ अदर डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक and whites become a social division in the US because the blacks tend to be poor, homeless and discriminated against. ठीक है, in our country Dalits tend to be poor and landless, they often face discrimination and injustice. अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि भाई आपके देश में या फिर कहीं पर भी सोसाइटी में जो सोशल डिवीजन होता है वो क्यों होता है, या फिर जो सोशल डिवीजन है, सोशल झगड़ा है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों होता है? जब एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस के साथ घुल मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर
आप अमेरिका का एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका का जरा सा मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। अमेरिका में मेनली कम्युनिटी हमने क्या बात की, पहला कम्युनिटी है वाइट और दूसरा कम्युनिटी कौन सा है, ब्लैक। ये ठीक है। यहां पर क्या होता है, वाइट जो है वो ब्लैक के साथ उन्होंने सैकड़ों सालों से अत्याचार किया, बहुत तरीके की चीज हुए, गुलाम बनाकर रखा, काम करवाया, बराबर का अधिकार नहीं दिया, वो तो ठीक है, चलो उतना हो गया। लेकिन उसके साथ और भी प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि वाइट जो होते हैं वो मेनली रिच होते हैं और ये क्या होते हैं, पुअर होते हैं। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कौन करता है, वाइट करते हैं। तो यहां पर अगर ऐसा होता कि वाइट ने ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव किया, बस इतना होता, और ब्लैक भी रिच होते और यहां पर वाइट भी अगर आपका बराबर संख्या में पुअर और रिच होते, तो इनके बीच में उतना झगड़ा नहीं होता जितना कि आज हो रहा है। अगर ये दोनों एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को काट देता। ऊपर हमने जैसे देखा था कि भाई अलग अलग रिलीजन है, जैसे हम उसी की एग्जांपल को देखते हैं कि देखिए यहां पर जैसे हिंदू है, सॉरी हिंदू को मैं ले रहा हूं, ये आपका एग्जाम्पल नहीं होगा, यहां पर हम लोग को कास्ट वाला एग्जाम्पल के जरिए समझना होगा कि देखिए यहां पर आपके देश में है अपर कास्ट, या फिर आपको नॉर्मल कास्ट ओबीसी वगैरह को भी इसी में इंक्लूड कर लें। इसके बाद है दलित्स। अब यहां पर मेनली क्या है कि जो अपर कास्ट हैं या फिर जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने दलितों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पिछले कई सौ सालों से, ठीक है। तो यहां पर एक सोसाइटी में डिफरेंस तो ये है, लेकिन आगे एक और डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, ओबीसी हैं, ये आपको मेनली क्या मिल जाएंगे, ये मेनली आपको रिच मिल जाएंगे। सभी लोग रिच नहीं हैं, लेकिन दलितों की कंपैरिजन में अच्छी पोजीशन है इनकी। लेकिन दलित जो है वो काफी पुअर है, काफी पुअर है। अगर यहां पर ऐसा होता कि सिर्फ और सिर्फ जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता, अमीरी गरीबी में फर्क नहीं होता, तब ये सोशल डिवीजन उतना बड़ा नहीं होता, उतना मतलब आज हमारे देश में जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमने देखा था कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अगर उनके बीच में अमीर गरीब वाला फर्क है तो वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। समझ गए? तो ये चीज हो जाता है यहां पर कि भाई जो आपके अपर कास्ट के रिच और पुअर लोग हैं, तो अपर कास्ट का रिच जो है वो दलित रिच के साथ दोस्ती यारी रखना पसंद करता, और अपर कास्ट का पुअर है और वो दलित पुअर के साथ दोस्ती यारी रखना पसंद करता, अगर बराबर संख्या में ऐसा होता तो ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा है नहीं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसा है नहीं, इसलिए यहां पर ये जो आपका टकराव है या फिर जो ये पूरा इवेंट है ये काफी बड़ा हो जाता है, सोशल डिवीजन काफी बड़ा हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी। यानी कि क्या हुआ कि इस तरीके से सोशल डिफरेंसेस आते हैं, सोशल डिवीजन होता है सोसाइटी में, जब एक चीज, एक आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब कि यहां पर व्हाइट और ब्लैक में एक तो झगड़ा पहले से था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एक और चीज ऐड हो गया कि भाई तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं। तो क्या है भाई, सारा प्रॉब्लम जो है ना व्हाइट लोगों ने किया है कि व्हाइट लोग जो हैं उन्होंने हमारे पर अत्याचार भी किया, हमको गरीब भी रखा, सारे प्रॉब्लम करके रखे। तो इसलिए जो व्हाइट हैं और ब्लैक हैं वो खुद को अलग अलग कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं कि भाई कुछ भी करना है, व्हाइट लोगों से दोस्ती नहीं करना है, कुछ भी करना है ब्लैक लोगों से दोस्ती नहीं करना है, सारा प्रॉब्लम हम लोग के लाइफ में वही लोग करके रखा है। इस तरीके की बातें होने लगती हैं। मतलब कि आपकी आइडेंटिटी ही इतनी अलग हो जाती है कि आप दूसरे के साथ बातचीत या दोस्ती या रही कुछ भी आप रखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही है कि जो कास्ट वाला डिवीजन है वो भी ऐसा ही है कि भाई एक तो पहले से प्रॉब्लम था कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, दूसरा प्रॉब्लम आपका इकोनॉमिक आ गया। ये दोनों जब ओवरलैप कर गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, तो एकदम कम्युनिटी ही अलग बन गया। दलितों का कम्युनिटी अलग, ओबीसी का अलग, जो अपर कास्ट है उनका अलग, सबका अलग अलग बन गया। क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ दूसरे जो सोसाइटी के प्रॉब्लम थे, आपका इकोनॉमी वाला हो गया या फिर पावर हो गया, ये सारी चीजें भी आपका एडअप हो गई। सभी चीजें मिलकर क्या हो गया, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो क्या था, कास्ट।
कि भाई कास्ट इंपॉर्टेंट है, भाई कास्ट इज द मेन थिंग, और उसकी वजह से झगड़े शुरू होने लगे, क्योंकि वही मेन चीज बचा, उसी के आधार पर सारा डिस्क्रिमिनेशन, डिवीजन, सोशल डिफरेंस सारा चीज है। ठीक, आगे कहा जा रहा है, इफ सोशल डिफरेंसेस कट अक्रॉस वन अनदर इट इज डिफिकल्ट टू पीट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट अदर। वही चीज जो मैंने ऊपर कहा कि देखिए, अगर यहां पर अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो सोशल डिफरेंस हैं वो अलग अलग रूप से हो, तो लोगों को एक दूसरे से झगड़ने का मौका नहीं मिलेगा या फिर कारण नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी क्या देखा कि हमारे इंडिया में आपको कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पर आपके एक तरफ हो गए अपर कास्ट और दूसरी तरफ हो गए क्या, आपके दलित्स। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर आपका एक तो चीज है कि इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अपर कास्ट, ओबीसी, ये सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दलितों के साथ, यहां पर ये तो हुआ है। लेकिन यहां पर अगर ऐसा होता कि अपर कास्ट के आधे लोग रिच होते और आधे लोग क्या होते, पुअर होते बराबर संख्या में, और दलितों के भी आधे लोग रिच होते और आधे लोग पुअर होते, तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि भाई अपर कास्ट और दलितों के बीच में इतना एक तरीके से मतलब ओपनली तो झगड़ा नहीं चलता, लेकिन अंदर से नापसंदी है कि भाई ना, हमको नहीं पसंद है, वो लोग बहुत अत्याचार किए हमारे साथ, दलितों के घर नहीं जाना है, अछूत होते हैं, छूना नहीं चाहिए, इस तरीके की बातें आपने देखा है, आपको पता होगा, आपके आसपास भी डिस्क्रिमिनेशन होता होगा या फिर होता होगा पहले, अभी भी होता है कई जगहों पर, कई जगहों क्या बहुत जगहों पर होता है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा होता कि अपर कास्ट के आधे लोग रिच होते और दलितों के आधे लोग रिच होते ना, तो ये पूरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर झगड़ा वगड़ा ना बहुत हद तक खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट के जो अमीर लोग हैं वो दोस्ती रखते दलितों के पुअर अमीर लोगों के साथ, अपर कास्ट के जो पुअर हैं वो दलितों के साथ पुअर लोगों के साथ मिलकर दोस्ती यारी रखते, आंदोलन करते, अमीरों के खिलाफ आंदोलन करो, अमीरों को हटाओ, उनसे पैसा छीनो, ये सारे आंदोलन होते। तो यहां पर जो कास्ट वाला एंगल था ना झगड़ा का, वो आपका खत्म हो जाता, वो मेन मुद्दा नहीं रहता, मुद्दा रहता उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहता जितना कि आज है। तो यहां पर वही चीज है कि अगर एक सोशल डिफरेंस दूसरे सोशल डिफरेंस को काट देता है तो क्या होगा, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से झगड़ने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, इट मींस दैट ग्रुप्स दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी डिफरेंट साइड ऑन अनदर इशू। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि देखिए, अपर कास्ट के सारे लोग और दलितों के सारे लोग जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी तो अलग अलग कम्युनिटी बना लेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बोलेंगे नहीं बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अलग अलग ग्रुप बन गया। लेकिन जब यहां पर पैसे की बात आ गई, जब यहां पर बात आ गई आपके इकोनॉमी की, अमीरी गरीबी की, अगर आधे अपर कास्ट रिच हैं, आधे दलित रिच हैं, तो क्या होगा, ये लोग नहीं, अमीर वाला प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या होगा, अपर कास्ट के आधे लोग जो है ना वो इस कम्युनिटी को छोड़कर इस कम्युनिटी में आ जाएंगे, इनके साथ मिलकर फिर आंदोलन करने लगेंगे, और दलित के जो आधे रिच हैं ये इन लोगों के साथ मिल जाएंगे और ये लोग क्या करने लगेंगे, आंदोलन करने लगेंगे। मतलब अलग अलग, मतलब मेरा जो डिसीजन है वो कास्ट वाले मुद्दे पर अलग हो जाएगा, लेकिन जब इकोनॉमी का बात आएगा तो अलग हो जाएगा, अमीरी गरीबी का बात आएगा तो अलग हो जाएगा, लैंग्वेज का बात आएगा तो अलग हो जाएगा। मतलब एक सोशल डिफरेंस अगर दूसरे सोशल डिफरेंस को काट दे तो आपका सोशल डिवीजन बहुत हद तक कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब यहां पर आपको उसके लिए कहानी बताई गई है नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड्स की। दोनों जो देश हैं ये दोनों देश आपके क्रिश्चियन देश हैं। इन दोनों देशों में क्या है कि क्रिश्चियंस रहते हैं, मोस्टली 99% या फिर 100% क्रिश्चियन रहते होंगे। लेकिन यहां पर दोनों देश में डिवीजन है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। यानी जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें कई सेक्ट हैं, मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं। तो यहां पर आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में पूरा देश बटा हुआ है। यहां पर अगर नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें तो यहां पर क्लास और रिलीजन ओवरलैप करते हैं। मतलब क्या, मतलब कि जो यहां पर कैथोलिक हैं वो आपके गरीब हैं और वहीं जो आपका प्रोटेस्टेंट हैं वो काफी अमीर हैं। तो अमीर और गरीब वाला क्लास और साथ में आपका रिलीजन दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हैं कि अगर आप कैथोलिक हैं तो आप गरीब हैं, अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन जो आपका नीदरलैंड है यहां पर क्लास और रिलीजन एक दूसरे को कट अक्रॉस करते हैं। मतलब कि आप
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये तो दो ग्रुप हैं, लेकिन आप अमीर या गरीब कुछ भी हो सकते हैं। कैथोलिक है तो अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी, और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो अमीर और गरीब कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपका एक तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहा है, आपका क्लास और कास्ट दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है जहां पर क्लास और कास्ट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, कैथोलिक गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट अमीर हैं, यहां पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत झगड़ा चलता है। लेकिन झगड़ा मतलब मर्डर वाला झगड़ा, मारकाट वाला झगड़ा। लेकिन वहीं जो आपका नीदरलैंड है, यहां पर आपका जो क्लास है, अमीर और गरीब वाला बात, ये आपके जो कास्ट है इसको कट अक्रॉस कर देता है, एक काट देता है, और वहां पर मारकाट नहीं चलता है, लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर सिंपली कहा जा रहा है कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ सी डीप सोशल डिवीजन एंड टेंशन। यानी कि जब आपका सोशल डिफरेंस जब एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि आपका एक वही जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड वाला एग्जांपल है कि आप कैथोलिक हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, पुअर हैं, आप पुअर भी हैं, कैथोलिक भी हैं। एक तो आपका सोशल डिफरेंस हो गया, ये आपका ये भी एक तरीके का सोशल डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर आप आप नीदरलैंड में हैं तो वहां पर कैथोलिक हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप पुअर हैं, आप अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी। तो इससे क्या होगा, जब आपका सोशल डिफरेंस, दो तीन प्रकार का सोशल डिफरेंस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, तो आप दूसरी जो सामने वाली ग्रुप है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आप उससे टेंशन कर बना लेते हैं, मारकाट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन जब क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस होता है, यानी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में देश बटा हुआ है, लेकिन आप अमीर गरीब कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, जो लोग कैथोलिक हैं वो प्रोटेस्टेंट वाले अमीरों के साथ दोस्ती रखेंगे, कैथोलिक के अमीर, कैथोलिक के गरीब प्रोटेस्टेंट के गरीबों के साथ दोस्ती रखेंगे। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में दोस्ती एक तरीके से बनी हुई रहेगी और झगड़ा नहीं होगा। इससे क्या होगा, समाज जो है आसानी से चलने पाएगा। अब यहां पर ये जो आप कहानी है अपार्थाइड के बारे में, इसको आप एक तरीके से पोएम को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप पढ़ें तो यहां पर आगे कहें तो कहा जा रहा है कि सोशल डिफरेंस ऑफ वन काइंड ऑन अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। ज्यादातर देशों में आपको किसी ना किसी प्रकार का सोशल डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इंडिया में आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े देश में बहुत बड़े प्रकार के आपको सोशल डिफरेंसेस मिलते हैं। लेकिन जो छोटे देश होते हैं जैसे कि बेल्जियम, वहां पर भी आपको सोशल डिफरेंस मिलता है। लेकिन जो देश अभी तक होमोजीनस थे, होमोजीनस मतलब होता है कि एक ही प्रकार के लोग अगर एक इलाके में रहते हैं तो वो होमोजीनस होता है इलाका। ठीक है, तो आपका जो देश थे जैसे जर्मनी, स्वीडन, ये सारे क्या थे, होमोजीनस थे। यहां पर एक ही कम्युनिटी के एक ही प्रकार के लोग रहते थे। यहां पर भी बहुत संख्या में दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं, जिससे कि ये जो देश क्या बन रहे हैं, ये एक प्रकार से अब खुल रहे हैं। यहां पर अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग सोशल डिफरेंसेस यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए दुनिया के अब ज्यादातर देश वो क्या है, ज्यादातर देश क्या है, मल्टी कल्चरल देश बन चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर लेटेस्ट रिवाइज, इसको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, मैं आगे पढ़ रहा हूं। आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक क्या आ जाता है, टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सॉरी पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो अब हमें यहां पर पढ़ना है कि जो डेमोक्रेसी है उस पर सोशल डिवीजन का, सोशल डिफरेंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डू दीज सोशल डिवीजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स। यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसको ये सोशल डिवीजन डिफरेंस कैसे प्रभावित करते हैं। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दिस सोशल डिवीजन, पॉलिटिक्स किस तरीके से इन सोशल डिवीजन को प्रभावित करती है। और अगर शुरुआत में देखा जाए, अगर अब ध्यान मतलब मेनली देखें तो आपको ये फील होगा कि अगर हम पॉलिटिक्स को सोशल डिवीजन के साथ मिक्स कर देना, बहुत डेंजरस होगा और बहुत ही एक्सप्लोजिव होगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, देश टूट सकता है, देश बर्बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान क्या रखना होगा कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कंपटीशन, जहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कंपीट करते हैं जनता का समर्थन पाने के लिए। और यहाँ पर इसके आधार पर भी सोसाइटी डिवाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जनता से कई सारे ऐसे वादे करते हैं जिससे सोशल डिफरेंस आपका या डिवीजन क्रिएट हो सकता है। अब यहां पर बात है कि प्रॉब्लम कब आता है,
प्रॉब्लम तब आता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, सोशल डिवीजन को आधार बनाकर अगर जनता का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है, उससे क्या होगा, देश टूट सकता है, देश बर्बाद हो सकता है। समझ गए? और यहां पर सोशल डिवीजन को पॉलिटिकल डिवीजन और आगे चलकर कन्फ्लिक्ट का भी रूप बनाया जा सकता है, और देश में वायलेंस, डिसइंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके कई देशों में हो चुकी है। अब यहां पर हम रेंज ऑफ आउटकम्स देखेंगे, मतलब कि क्या क्या हो सकता है अगर पॉलिटिक्स को सोशल डिवीजन के साथ मिक्स किया जाए तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल। तो मैं जरा सा नॉर्दर्न आयरलैंड का मैप निकाल लेता हूं ताकि आपको यह चीज समझ में आए कि हम कहां के किस देश की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने गूगल मैप्स खोला हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत यहां पर है, और यहां पर अगर हम यूरोप में आए तो यूरोप में यहां पर है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बोले तो जो यूके है, जो आपका ब्रिटेन और कई सारे देशों से मिलकर बना हुआ है, सॉरी इंग्लैंड और कई सारे देशों से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका मिलाकर क्या बनता है, ये है यूके। यूके क्या है, 4 देशों का ग्रुप है आपका। पहला तो यहाँ इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर आपका वेल्स हो गया, यहाँ पर स्कॉटलैंड हो गया, यहाँ पर आपका नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। ठीक है, अब ये चारों देश हैं लेकिन ये मिलकर एक देश के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना इलाका, ये वाला है नॉर्दर्न आयरलैंड। इस इलाके की हम बात कर रहे हैं और इसी इलाके की हम कहानी देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह हुए, क्या सिचुएशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्दर्न आयरलैंड का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और ये जो इलाका है ये है इलाका यूनाइटेड किंगडम का। मैंने ऊपर बताया कि यूनाइटेड किंगडम का इलाका है, और ये कई सालों से यहाँ पर वायलेंस और कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब बहुत हेवी कन्फ्लिक्ट, सैकड़ों सैनिक मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, झगड़ा वगैरह मारकाट हमेशा चलते रहता है। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है कि यहाँ पर जो जनता है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। कौन कौन से? पहला तो 53% लोग हैं जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं, यानी क्रिश्चियन में जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट होता है उसको मानते हैं, और वहीं 40-44% लोग जो हैं वो रोमन कैथोलिक को मानते हैं। ठीक है, ये 2 कम्युनिटी बन गए। ठीक है, वो तो ठीक है, 2 कम्युनिटी बन गए, लेकिन यहां पर जो पॉलिटिक्स हुआ उसने इस इलाके को बहुत एक तरीके से प्रॉब्लम वाले इलाके में तब्दील कर दिया। कैसे? तो यहां पर क्या हुआ कि जो कैथोलिक कम्युनिटी है उनके लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा। यानी जो पार्टियां कैथोलिक लोगों की बात करती हैं उनको क्या कहते हैं? हम नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। और ये जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं ये हमेशा कैथोलिक लोगों की बात करती हैं कि कैथोलिक लोगों को ये परेशानी है, ये कमी है, और जो ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, किसकी वजह से हुआ है? प्रोटेस्टेंट लोगों की वजह से हुआ है। और ये इन लोगों का डिमांड है कि यहाँ पर ये जो देश है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो देश है, इसको आयरलैंड देश के साथ मिला दिया जाए। यानी कि क्या किया जाए? जो आयरलैंड है उसके साथ मिलाकर ये यूके से अलग कर दिया जाए, ऐसा इन लोगों का डिमांड है। नेशनलिस्ट पार्टियां ऐसा डिमांड करती हैं। तो यहां पर आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं कि यहां पर है आपका आयरलैंड, यहां पर यह है आयरलैंड जो है ना, यही इसी के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाना चाहते हैं नेशनलिस्ट पार्टियां। अब यहां पर मैप के जरिए आपको यह चीज सही तरीके से समझ में आएगी, या साफ साफ दिखेगा कि ये इलाका है अभी यूके के साथ, मतलब ये पूरा इलाका मिलाकर क्या बनता है? यूके बनता है। लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो क्या चाहती हैं कि इस इलाके को यूके से अलग करके इस आयरलैंड के साथ मिला दिया जाए और ये पूरा एक बड़ा सा देश बन जाए। ये ऐसा डिमांड है नेशनलिस्ट पार्टियों का। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे देखें तो आगे और भी बातें हैं कि यहाँ पर ये क्या करना चाहती हैं? आयरलैंड के साथ मिलना चाहती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो आयरलैंड देश है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश है, ये देश आपका कैथोलिक कंट्री है, यहां पर कैथोलिक लोगों की संख्या ज़्यादा है, और वहीं जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी है उनके लिए भी एक अलग प्रकार का ग्रुप चलता है, पॉलिटिकल पार्टी चलती है जिसको कि यूनियनिस्ट कहते हैं। जो पार्टियां प्रोटेस्टेंट लोगों की बात करती हैं वो क्या कहलाती हैं? यूनियनिस्ट कहलाती हैं। और
ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि यूके के साथ ही रहे नॉर्दर्न आयरलैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूके इलाका है, जो यूके पूरा एक देश है, वो क्या है, प्रोटेस्टेंट लोगों का देश है और यहां पर प्रोटेस्टेंट लोगों की संख्या ज्यादा है। समझ गए? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको कई बार मैं कह रहा हूं कि यूके के साथ रहना चाहते हैं, यूके देश है, इंग्लैंड भी देश है, 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर आई बटन में। यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर मैं ऐड कर दूंगा एक वीडियो, मैंने ही बनाया है, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि भाई यूके क्या होता है, ब्रिटेन क्या होता है, इसके अलावा इंग्लैंड क्या है, इन सभी में अंतर क्या है, ये हम देख लेंगे। लेकिन जो यहां पर प्रोटेस्टेंट लोगों की पार्टी है, यूनियनिस्ट, ये क्या चाहते हैं कि भाई इसको रखा जाए इस पूरे ग्रुप के साथ। क्यों? क्योंकि इस इलाके में कौन रहते हैं, प्रोटेस्टेंट रहते हैं। समझ गए? और जो आपके नेशनलिस्ट लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस तरीके से आयरलैंड के साथ मिलाकर एक देश बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि आयरलैंड जो इलाका है ना, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये एक अलग देश है। यहां पर आपके कौन रहते हैं, कैथोलिक्स रहते हैं, इसलिए यहां पर ये लोग चाहते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि इन दोनों पार्टियों का जो टारगेट है वो अलग अलग है, दोनों पार्टियों का डिमांड अलग अलग है। इसलिए दोनों पार्टियां जो हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देती हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, सैकड़ों की संख्या में आम आदमी मारे गए, सैनिक मारे गए, इसके अलावा जो उग्रवादी थे वो भी मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मारे गए। और ये जो फाइट है ये बहुत सालों तक चली। अंत में जाकर क्या हुआ, 1998 में जो यूके की सरकार है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, और जो नेशनलिस्ट ग्रुप है, उनके बीच में जाकर एक समझौता हुआ कि अब हम लोग मारकाट नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब यहां पर यह टॉपिक है बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया। यहां पर यह टॉपिक सिंपली आपको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है उसको शो करता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी हो सकता है वर्ल्ड में और किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इस टॉपिक को आपको खुद से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़िएगा तो ही आपके लिए ये फायदेमंद है। मेरे बहुत लंबा है, मैं अगर पढ़ाऊंगा बहुत टाइम उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपका यूके की सरकार थी और जो नेशनलिस्ट लोग थे, उनके बीच में पीस ट्रीटी हुआ कि भाई अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरे देश का एग्जाम्पल देखें, जो कि देश है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया आज कोई देश है नहीं, आज के कई साल पहले एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया। यहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन हुआ। यहां पर जो आपके देश थे उसमें अलग अलग इलाके के लोग खुद को अलग अलग पहचान के रूप में देखते थे। जैसे रुकिए एक सेकंड, मैं आपको मैप दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप हैं यूरोप में। यूरोप में अगर आप ध्यान दें तो यहां से लेकर पहले एक देश हुआ करता था इस तरीके से, ऐसा उसका क्या था, ऐसा आपका पूरा एक सेकेंड, इस तरीके से ये मैप होता था। ये देश कौन सा था, ये देश था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देश था, लेकिन अगर इसको हम ध्यान दें तो ये देश टूट गया। किस रूप में टूट गया? यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा यूगोस्लाविया का मैप है, जिसमें कि कई सारे इलाके हैं और ये अलग अलग इलाके आज एक अलग अलग देश के रूप में है। ये पूरा देश मिलाकर क्या बनता था, एक पूरा देश बनता था यूगोस्लाविया। लेकिन आज स्लोवेनिया अलग देश है, क्रोएशिया अलग देश है, बोस्निया हर्जेगोविना अलग देश है, सर्बिया अलग देश है, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो सब अलग देश है। क्यों? क्योंकि यहां पर वही हुआ जो कि यूके में हुआ था, जो कि नेशनलिस्ट पार्टियां कर रही थी। यहां पर जो सभी लोग थे अलग अलग इलाके के, वो खुद के अलग पहचान के रूप में खुद को देखते थे। वो यूगोस्लाविया के नागरिक खुद को नहीं समझते थे, बल्कि बोलते थे कि यार मैं तो बोस्निया का हूं, मैं तो सर्बियन हूं, मैं तो मैसेडोनियन हूं। इसलिए क्या हुआ, जब देश में इस तरीके की नेशनलिस्ट पार्टियां आई जो कि अपनी पहचान अलग रूप में देखती थी, तो क्या हो गया, देश का बंटवारा हो गया। देश बंटवारा हुआ क्यों? क्योंकि वहां पर यूके जैसा सिचुएशन नहीं था कि सरकार के साथ समझौता करके शांति हो गई, बल्कि देश पूरा टूट गया, कई सारे हिस्सों में टूट गया। और आज आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर कई सारे देश मौजूद हैं जो कि पहले क्या हुआ करते थे, एक देश हुआ करते थे। यहां पर देख लीजिए कई सारे देश यहां पर बन चुके हैं। अगर इनको मैं आपको जरा सा मैप के जरिए दिखाऊं तो यहां एक देश ये हो गया स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, यहां पर मोंटेनेग्रो। अब इसमें से भी एक और देश टूट रहा है, कोसोवो। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी आपका
क्या है, ये सारे आपके अलग अलग देश बन गए युगोस्लाविया से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो आपका पॉलिटिक्स था उसने ऐसा इस चीज को बढ़ावा दिया जिससे कि क्या हो गया, देश पूरी तरीके से टूट गया और 6 अलग अलग देश बन गए। अब यहां पर इस तरीके की जब हम कहानियां देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई देखो, जो पॉलिटिक्स है ना, उसको बिल्कुल भी सोशल डिवीजन में मिक्स नहीं होने देना चाहिए। और कुछ लोग तो कहेंगे यार सोसाइटी में कोई भी सोशल डिवीजन होना ही नहीं चाहिए, सोशल डिवीजन जो है ना उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, देश टूट सकता है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो यहां पर आप सोचिएगा यार ये तो बात सही है, देश टूट जाएगा या फिर और भी देश में लड़ाई झगड़ा होगा, मारकाट होगा, बहुत चीज होगा। लेकिन देखिए, हमने तो ये देख लिया कि जो सोशल डिवीजन है उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है, देश टूट सकता है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन उसी समय में जो सोशल डिवीजन है, सारे सोशल डिवीजन की वजह से ऐसे डिजास्टर या फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। कई बार सोशल डिवीजन को जब हम पॉलिटिक्स में इंक्लूड करते हैं तो उससे हमें अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या होता है, पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टियां जो होती हैं वो जनता से वादा करती हैं कि भाई आपको ये दे देंगे, रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, बिजली दे देंगे, नौकरी दे देंगे, अलग अलग वादा करती हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जब वो सोसाइटी में सोशल डिवीजन को देखती हैं, सोशल डिफरेंसेस को देखती हैं, तो उससे एक बात सामने आती है कि भाई अलग अलग कम्युनिटी जो होती है उनके अलग अलग डिमांड होते हैं, इसलिए सभी लोगों को आप एक वादा नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग वादा करना पड़ेगा अलग अलग कम्युनिटी को। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि अगर देख लेते हैं हम अपने सोसाइटी में ही, कुछ लोग क्या हैं, रिच हैं, कुछ लोग मतलब अमीर हो चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अरबपति सभी लोग नहीं है, लेकिन नॉर्मल लेवल पर आ चुके हैं। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो कि काफी पुअर हैं। तो भाई यहां पर आप दोनों लोगों से सेम वादा तो कर नहीं सकते हैं, इनको अलग डिमांड है। गरीब लोगों की डिमांड अलग होगी कि भाई तुम जो है टैक्स कम करो, हम लोगों को टैक्स में छूट दो, और भी चीज़ें करो। रिच लोगों की डिमांड अलग होगी कि भाई तुम लोग क्या करो, हम लोग को जो लग्जरी सामान है उसमें टैक्स में छूट दो। गरीब लोग बोलेंगे कि भाई हमको खाने पीने का व्यवस्था करो, ये बोलेंगे कि हमको दूसरा चीज़ करो। तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी। इसी तरीके से आप कास्ट के रूप में देखिए, जो आपके दलित्स हैं उनका डिमांड और जो अपर कास्ट या फिर ओबीसी का डिमांड है, क्या वो सेम है? जी नहीं। दलितों का डिमांड है कि भाई हम लोग का उत्थान किया जाए, हम लोग की सोशल स्टेटस को बेटर बनाया जाए, हम लोग के लाइफ को बेटर बनाया जाए। तो इनका जो डिमांड है वो अलग है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो इनके नीड के हिसाब से वादा करेगी कि भाई आपको हम ये चीज़ दे देंगे जब हम चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे एक तरीके से जब हम सोशल डिफरेंसेस के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं तो उससे अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके डिमांड सामने आते हैं, उनकी ज़रूरतें सामने आती हैं, और उनको हम पूरा भी करने पाते हैं। और इस तरीके से जो अलग अलग कम्युनिटी है उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता है, यानी उनको पावर भी दिया जाता है इसी आधार पर कि भाई उनके सोसाइटी में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनका वैल्यू कम है, या फिर उनको पावर उतना नहीं है। और उसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में रिजर्वेशन का सिस्टम है, जहां पर कि जो आपके कमजोर तबके हैं सोसाइटी के, उनको पावर दिया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, बराबर का हक हिस्सेदारी दिया जाए। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे है कि भाई सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज। यहां पर क्या होता है कि अगर आप ज्यादातर देशों में देखेंगे तो सोशल डिफरेंसेस या फिर सोशल डिवीजन की वजह से पॉलिटिकल पैटर्न भी, वोटिंग का पैटर्न भी चेंज होता है। जैसे आपको पता चलेगा कि एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरी पार्टियों को उतना पसंद नहीं करते हैं या फिर उतना वोट नहीं करते हैं। और बहुत सारे देशों में जो पार्टीज हैं वो ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर फोकस करती हैं, दूसरी कम्युनिटी की बात उतना ज्यादा नहीं करती हैं। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी देश का टुकड़ा या फिर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखें तो पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये पार्टी मैक्सिमम बात करती है आपके दलितों की, भाई दलितों के उत्थान की, उनके लाइफ को बेटर बनाने की। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पार्टी है AIMIM पार्टी है, ये बात करती है मुस्लिमों की, हमेशा मुस्लिमों की बात करेगी, मुस्लिमों के डिमांड की बात करेगी, उनके लाइफ को बेटर बनाने की या फिर उनके सिचुएशन से रिलेटेड बात करेगी। इसी तरीके से जो बीजेपी है वो बोलती है कि भाई सारे हिंदुओं को
हम एकजुट करेंगे, सारे हिंदू की पार्टी है हम, तो ये भी एक तरीके से एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके अलावा चाहती है कि दूसरे लोग भी आ जाएं, सभी चाहते हैं कि भाई उनका जो कोर वोटर है वो तो ठीक है, दूसरे लोग भी हमको आकर वोट कर दें। तो यहां पर क्या होता है, एक खास कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड पार्टियां होती हैं। इसी तरीके से आपको हर इलाके में मिल जाएगा, जैसे कि झारखंड में आपको जेएमएम पार्टी मिल जाएगी, जो कि क्या करती है, जो कि आदिवासियों के ऊपर मैक्सिमम फोकस करती है, उनका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करती है। तो अलग अलग पार्टियां जो होती हैं वो कास्ट या फिर रिलीजन या फिर कम्युनिटी के आधार पर क्या करती हैं, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देती हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो दलित हैं वो ज़्यादा प्रेफर करे बीएसपी को, मुस्लिम ज़्यादा प्रेफर करे एआईएमआईएम को, जो हिंदू हैं जिसमें कि दलित इंक्लूडेड भी हैं वो लोग बीजेपी को फेवर करें, जो आदिवासी हैं वो जेएमएम पार्टी को फेवर करें। ऐसा होता है और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये पार्टियां उन कम्युनिटीज के नीड और उनके डिमांड को पूरा करने की कोशिश करती हैं। अब यहां पर चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, वो है 3 डिटर्मिनेंट्स। यानी कि कोई भी आपका डेमोक्रेसी है, किसी भी डेमोक्रेसी में या फिर किसी भी देश में जो सोशल डिवीजन के ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है उसका क्या आउटकम होगा, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से पहला क्या है, पहला है कि भाई लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी कैसे देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी कैसे देखते हैं, खुद को क्या क्या पहचान रखते हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर हमने देखा कहाँ का, जैसे हमने युगोस्लाविया का देखा, युगोस्लाविया का हमने एग्जाम्पल देखा, तो यहां पर जो लोगों का पहचान है वो इस तरीके से है कि उनको युगोस्लाविया नाम से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब ही नहीं है, वो खुद को युगोस्लाविया देश का नागरिक नहीं मानते हैं, वो खुद को क्रोएशियन मानते हैं, सर्बियन मानते हैं, इसके अलावा मैसिडोनियन मानते हैं, या फिर मोंटेनेग्रो के निवासी मानते हैं, और बोस्नियन मानते हैं। इसलिए वहां पर उनके लिए क्रोएशिया का पहचान ज्यादा बड़ा है यूगोस्लाविया से, सर्बियन होना ज्यादा बड़ा है यूगोस्लाविया से। तो इससे क्या होता है, उनके लिए एक देश की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो सर्बियन है, वो सर्बियन है भाई, सर्बियन खुद को मानते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो ऐसी है कि जो कि देश में रहकर पूरी नहीं हो सकती है। और यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एकोमोडेट। यानी कि जब आप अपनी आइडेंटिटी एक एक्सक्लूसिव मानते हैं कि यार मैं तो सर्बियन हूं ही और कुछ नहीं हूं, तो लोग होगा क्या, आपके लिए युगोस्लाविया देश में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि युगोस्लाविया देश है, आप चाहते हैं कि सर्बिया देश होना चाहिए, तो क्या होगा, वो उस तरीके से प्रॉब्लम होगा। इसी तरीके से नॉर्दर्न आयरलैंड का जो ऊपर हमने कहानी देखा, वहां पर भी लोग जो हैं वो खुद को जब तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में देखते रहेंगे, उनका जो आइडेंटिटी है वो मिक्स नहीं होगा, उनका जो एक साथ रहना है वो पॉसिबल नहीं होगा। जिस दिन वो लोग खुद को आयरलैंड का निवासी, नॉर्दर्न आयरलैंड का निवासी मानने लगेंगे, उस दिन क्या होगा, उस दिन वहां पर ये लोग जो हैं इनका एक यूनिटी के रूप में आइडेंटिटी फॉर्म होगा, जो कि होगा आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड का निवासी या फिर यूके का निवासी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका दूसरा एग्जाम्पल एक और है बेल्जियम का। बेल्जियम में हमने क्या देखा, अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, डच कम्युनिटी भी रहती है, फ्रेंच कम्युनिटी भी रहती है, जर्मन कम्युनिटी भी रहती है। लेकिन जो ज़्यादातर जो डच और जर्मन कम्युनिटी या फिर फ्रेंच कम्युनिटी है, ये लोग खुद को फ्रेंच मानते हैं कि भाई मैं फ्रेंच हूँ, मैं डच हूँ, मैं जर्मन हूँ। लेकिन उसके साथ ये लोग खुद को बेल्जियन भी मानते हैं कि भाई मैं बेल्जियम का नागरिक हूँ, बेल्जियम का निवासी हूँ। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन की बात करना, देश टूटने की बात करना उतना पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से हम इंडिया में देखें तो इंडिया में भी आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी कई रूप में रखते हैं। कुछ लोग खुद को हिंदू मानते हैं, कुछ लोग खुद को मुस्लिम मानते हैं, कुछ लोग खुद को तमिल मानते हैं, कन्नड़ मानते हैं, हिंदी भाषी मानते हैं। तो अलग अलग तरीके के आइडेंटिटी लोगों के अंदर हैं, लोग खुद को अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन उनके बीच में एक आइडेंटिटी है जो कि सब लोगों को जोड़ती है, और वो है इंडियन होने की आइडेंटिटी। सभी लोग खुद को मानते हैं कि भाई मैं सबसे पहले इंडियन हूं, उसके बाद मैं कुछ भी हो सकता हूं, मैं यूपी का हूं, बिहार का हूं, तमिलनाडु का हूं, कन्नड़ हूं, हिंदी बोलता हूं, तमिल बोलता हूं, या फिर हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, कोई भी कास्ट का हूं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं इंडियन हूं। इसलिए यहां पर क्या होता है,
आपके सोशल डिफरेंसेस या फिर सोशल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग डिसइंटीग्रेशन या फिर देश के खिलाफ जाने की बात नहीं करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आ जाता है? अगला पॉइंट आ जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किस तरीके से जनता के डिमांड को उठाते हैं। जनता के डिमांड को जिस तरीके से उठाएंगे वैसा हमें पॉलिटिकल आउटकम देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर बात करती है और ऐसा डिमांड रखती है जो कि किसी भी दूसरे सोसाइटी के हिस्से को परेशान ना करता हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट करता हो, तो वहां पर ऐसे डिमांड्स को पूरा करना पॉसिबल होने पाता है। और यहां पर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जो सिंहला भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके जो नेता थे, पॉलिटिकल पार्टियां थी, इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषी लोगों को क्या होगा, अधिकार होगा नौकरी करने का, या फिर सिर्फ सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये जो चीज है ना, ओनली सिंहला, सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषा, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे यार, उनका तो अधिकार ही छीना गया, उनको पावर ही नहीं मिला, उनको बराबर का अधिकार भी नहीं मिला, तो वो लोग एक तरीके से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, उनको बराबर का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहां पर जब भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे डिमांड करती है जिससे कि किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के वो अगेंस्ट जाता है या फिर उसके खिलाफ होता है, तो भाई उस समय में सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे डिमांड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर होता कि हाँ, सिंहली भाषा जो है ना उसको राष्ट्रभाषा बनाते हैं, लेकिन साथ में हम तमिल भाषा को भी राष्ट्रभाषा बनाते हैं, तो वहां पर डिसइंटीग्रेशन की बात नहीं आएगी, क्योंकि तमिलों को भी अधिकार मिल गया, सिंहलियों को भी अधिकार मिल गया। समझ गया इस तरीके से? तो यहां पर यही चीज हुआ। और अगर यहां पर यूगोस्लाविया का दिया गया है एग्जाम्पल कि यूगोस्लाविया में जो लोग थे वो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी रखते थे कि यूगोस्लाविया देश में रहकर उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं था। अब इसके बाद है आगे कि भाई मेन पॉइंट थर्ड क्या है? थर्ड है कि भाई सरकार किस तरीके से इन डिमांड्स को देखती है, किस तरीके से देखती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बेल्जियम और श्रीलंका में। बेल्जियम में भी जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे उनके डिमांड थे कि भाई हमारी भाषा को सम्मान मिले, हमारे समाज को सम्मान मिले, हमारे जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको सम्मान मिले। तो जो बेल्जियम की सरकार थी उसने क्या किया, कई सारे आपके अमेंडमेंट्स किए, बहुत सुधार किए, बहुत चीज़ें की ताकि लोगों को बराबरी का एहसास, भेदभाव नहीं हो रहा है ऐसा एहसास हो सके। लेकिन वहीं श्रीलंका में जो सरकार बनी उसने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंहली चलेगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं चलेगा, ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार देंगे, तुमको भगा देंगे, निकाल देंगे। तो इससे क्या हुआ, श्रीलंका में जो सरकार है उसने गलत तरीके से अपने जो डिमांड्स थे उसको लिया, जनता के डिमांड्स को, और बेल्जियम में अलग तरीके से लिया गया। बेल्जियम में जनता के डिमांड्स को पूरा कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका में पूरा नहीं किया गया, बल्कि यहां पर क्या किया गया, जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई। और इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से सोसाइटी में फूट हो जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यानी कि जब आप फोर्सफुली इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, तो लोग जो हैं वो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपका विरोध करने लगते हैं। यहां पर आगे कहा जा रहा है, thus the assertion of social diversities in a country need to be seen as a source of नीड नॉट बी सीन एज ए सोर्स ऑफ डेंजर। यानी कि जो सोशल डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, उसको हमेशा खतरा के रूप में नहीं देखना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में जो सोशल डिवीजन है उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन काफ़ी नॉर्मल है और काफ़ी हेल्दी है। इससे क्या होता है, यानी कि सोसाइटी में जब हम सोशल डिवीजन की बात करते हैं, जात धर्म इन चीज़ों की बात करते हैं, उससे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे कई बार अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो सोसाइटी में अलग अलग डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, मार्जिनल सोशल ग्रुप हैं, जिनकी बात कोई नहीं करता है, उनकी बात सामने आती है। और इससे क्या होता है, सरकार जो है इनके डिमांड्स के ऊपर ध्यान देती है और काम करने पाती है। और अलग अलग तरीके के सोशल डिवीजन जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो उससे क्या होता है, एक सोशल डिवीजन दूसरे सोशल डिवीजन को काट देता है और उससे जो सोसाइटी है उसमें सारे सोशल डिवीजन के इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाती है। यानी कि सोशल डिवीजन के ऊपर लोग बात नहीं करते, झगड़े नहीं करते या फिर प्रॉब्लम नहीं होता, और इससे आपका डेमोक्रेसी एक तरीके से मजबूत भी होता है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई हम लोगों को जो डाइवर्सिटी है और लोगों को एकोमोडेट करना, जो एक फीलिंग है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर ऐसा फीलिंग आपका अपने आप नहीं आता है। इसको एक तरीके से क्या करना होता
होता है, जनरेट करना होता है या फिर उसको सामने लाना होता है। और जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको इनजस्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, बात करना होगा, प्रॉब्लम करना होगा, मतलब जो भी चीज़ें स्टेप्स लेने होंगे, उससे क्या होगा, उससे एक तरीके से आपकी डिमांड्स को, नीड्स को पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा डेमोक्रेटिक पाथ, डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाना होगा और बहुत ही पीसफुल तरीके से, शांति तरीके से आपको इसको करना होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यही सारी बात है कि कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो बंदूक उठा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। रिजल्ट किस चीज़ से मिलेगा, जब आप शांति से बातचीत करके अपने डिमांड को सामने रखें और अपनी बातों को लोगों के सामने रखें ताकि वो पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर मेन पॉइंट अंत में यही है कि भाई देखो, आपको हर देश में क्या मिलेगा, आपको हर देश में डाइवर्सिटी मिलेगा और अलग अलग तरीके की सरकार अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। तो जो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको हैंडल करने में सोसाइटी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है आपके नॉन डाइवर्सिटी वाले इलाकों से। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।